आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रोसरी स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम था लोकलबनिया.com। 3 लोग, करण मेहरोत्रा, अमित नायक और राशि चौधरी, इन 3 लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। इन लोगों ने देखा कि जो हम डेली रूटीन की चीजें खरीदते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो वहां भीड़ है तो हमको वेट करना पड़ता है, क्वालिटी खराब मिलती है, पैकेजिंग अच्छी नहीं है या प्राइस का इशू है। तो इस तरह के बहुत सारे इशू हैं। या हम किसी वेजिटेबल्स की शॉप पे जाते हैं या फ्रूट्स की शॉप पे जाते हैं तो वहां भी हमें बहुत सारे इश्यूज झेलने पड़ते हैं। तो इन लोगों ने उस कमी को दूर करने के लिए उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया और बारी थी उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन की। तो ये मार्केट में गए, बहुत सारे शॉपकीपर्स, ग्रोसरी स्टोर, वेजिटेबल्स वाले, फ्रूट्स वाले, उन लोगों से इन्होंने बात करी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह के इश्यूज आते हैं, उसके बाद क्या प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड है, क्या प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में कम डिमांड है, किस तरह से ये पूरा बिजनेस रन होता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद एक आइडिया तैयार था स्टार्टअप लॉन्च होने के लिए। अब उसको जरूरत थी एक नाम देने की। इनको नाम ऐसा चाहिए था जो लोकल लोगों को कनेक्ट करे। तो इसका नाम रखा गया लोकलबनिया.com। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपनी गली या मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं वो मोस्टली बनिया लोगों की होती हैं। पहले पुराने जमाने में केवल बनिया लोग ही इस तरह के काम करते थे। तो लेकिन इसको किसी कम्युनिटी से लिंक करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपली स्टार्टअप का नाम है लोकलबनिया.com। नाम से आसानी से पता चल जाता है कि इस स्टार्टअप का काम क्या है। एक तरह का ऐसा स्टार्टअप है जो हमें ग्रोसरी प्रोवाइड करा रहा है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रोवाइड करा रहा है। अब बात आती थी, ये जो स्टार्टअप की बेसिक बातें हो गई थी, इस स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरह से वर्क करेगा। तो इस स्टार्टअप का बेसिक बिजनेस मॉडल था कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जहां से कस्टमर से ऑर्डर लेगा और साथ ही साथ वेंडर्स यानी कि जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको खुद से कनेक्ट करेगा जिससे कि वो उन लोगों को सामान दे पाए। ये कस्टमर से ऑर्डर लेगा, वेंडर्स को ऑर्डर देगा और वेंडर्स उस आइटम को पैक करके अपने पास रखेंगे और इनका डिलीवरी बॉय आएगा, आइटम को उठाएगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। बेसिकली इनका मॉडल ये था। इसमें इन्होंने एक पॉइंट और रखा कि ये कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेंगे किसी भी आइटम की। ये केवल जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे, उनको ऑर्डर देंगे और अपना माल पिक करेंगे और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। बेसिकली एक ऑनलाइन सुपरमार्केट था जहां कस्टमर अपना गुड्स के लिए ऑर्डर करता था और ये ऑर्डर की डिलीवरी देते थे। इनका कोई भी इन्वेंट्री हाउस नहीं था, कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं था। ये टोटली डिपेंडेंट थे लोकल वेंडर्स पर, लोकल शॉपकीपर्स पर जो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। ये तो था इस स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं इस स्टार्टअप की जर्नी के बारे में कि इस स्टार्टअप की जर्नी कैसी रही। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2012 के स्टार्टिंग में की गई। अप्रॉक्स मार्च मंथ में इस स्टार्टअप को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इस स्टार्टअप ने अपने लॉन्च के पहले ही साल में लगभग 5000 ऑर्डर की डिलीवरी कर दी, जो एक अच्छी खासी ग्रोथ थी कि इन्होंने पहले ही साल में 5000 ऑर्डर प्लेस कर दिए। 2013 में आते आते इनके पास लगभग 400 से ज्यादा ऑर्डर पर डे आने लगे जिनकी ये सक्सेसफुली डिलीवरी कर रहे थे और इन्होंने अपने खुद 20-25 टेम्पो ले लिए डिलीवरी के लिए जिससे कि ये आसानी से डिलीवरी कर पाए। इस स्टार्टअप ने जो पूंजी का निवेश किया था वो इनिशियल पूंजी का निवेश लगभग 70 लाख रुपए इन लोगों ने मिलकर किया था। अब जब स्टार्टअप अच्छा चलने लगा तो अब इस स्टार्टअप को एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत थी जो प्रमोटर्स के पास नहीं थी। अब ये प्रमोटर्स फंडिंग के लिए जाने लगे। 2013 से फंडिंग खोजते खोजते इनको 2014 में सफलता मिली और $5 मिलियन की इनको स्टार्टिंग की फंडिंग मिली। स्टार्टिंग की फंडिंग मिलते ही 2014 में इनके पास लगभग 600 ऑर्डर पर डे आने लगे, जो 2013 की कंपैरिजन देखें तो एक अच्छी ग्रोथ है कि स्टार्टअप ग्रो कर रहा था। फंडिंग मिलने के बाद स्टार्टअप ने एक्सपेंशन शुरू किया। अभी तक जो ये स्टार्टअप है वो मुंबई बेस्ड था। मुंबई के बाद ये दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। अब इस स्टार्टअप ने फंडिंग मिलने के बाद डिस्काउंट और ऑफर्स देने शुरू करे। ये अब बड़े बड़े प्लेयर्स से कॉम्पीट करना चाह रहा था, जैसे बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है। ये उस समय काफी बड़े प्लेयर्स थे और ये उनके साथ कॉम्पीट करना चाह रहा था और इसके चक्कर में इन्होंने काफी सारे अच्छे खासे अमाउंट के ऑफर्स मार्केट में उतार दिए। हैवी डिस्काउंट और अच्छे खासे ऑफर्स ये कस्टमर्स को देने लगे। 2015 तक
इनकी फंडिंग खत्म हो गई, इन्हें अब और फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन इनको फिर फंडिंग नहीं मिली और 2015 में इन्होंने अचानक से अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए। यानी कि एक स्टार्टअप 2012 में शुरू हुआ और 2015 के मिड में उसने अपने सारे ऑपरेशंस क्लोज कर दिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चला। जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसके अलावा एम्प्लॉयज को कुछ नहीं पता कि स्टार्टअप में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसने अचानक से ऑपरेशंस अपने क्लोज कर दिए। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमने इनके जो फाउंडर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो हमारी रिसर्च टीम ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू करी। जितनी इंफॉर्मेशन हम जुटा सकते थे उसके बेसिस पे हमने जानने की कोशिश करी कि ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ। हम आगे जानते हैं कि ये स्टार्टअप के क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी जो स्टार्टअप वाले लोग हैं वो इस तरह की गलतियां न करें जो इन स्टार्टअप्स ने की हुई हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमारी रिसर्च टीम को कई कई दिन मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट जुटाना पड़ता है, उसके बाद एक वीडियो बन पाता है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें आपके सहयोग और प्यार की बहुत जरूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारा आने वाला हर वीडियो मिलता रहे और हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़ता रहे, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हुआ। डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। इस स्टार्टअप में क्या हो रहा था, जो हमें बहुत सारे रिव्यूज पढ़ने के बाद पता चला कि जैसे कस्टमर ने मान लो 40 आइटम ऑर्डर करे तो इन्होंने केवल 30 आइटम डिलीवर करे, बाकी 10 आइटम या तो इन्होंने डिलीवर नहीं करे या ये बोल दिया कि ये आइटम अवेलेबल नहीं थे, आप कल मंगा लीजिएगा। तो इस तरह से कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा था कि हर बार ऑर्डर्स में यही हो रहा था कि हमने जब इनके रिव्यू देखे तो बहुत सारे रिव्यू केवल इसी चीज से रिलेटेड थे कि ये पूरा ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था। ये क्यों था, इसका मेन रीजन था कि ये लोग इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे थे। ये टोटली लोकल वेंडर्स, लोकल जो ग्रोसरी स्टोर्स थे इनके, उन पर डिपेंडेंट थे। उनके पास जो माल अवेलेबल था वो दे देते थे, जो माल उनके पास नहीं है ये उसको कहीं और से अरेंज नहीं करते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा था। दूसरा रीजन था रिटर्न ऑफ द मनी, कि कस्टमर ने जो ऑर्डर करा, ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ या उसका कुछ पार्ट डिलीवर हुआ तो जो बाकी जो बैलेंस कस्टमर का पैसा बचा ये उसको कस्टमर को रिटर्न न करने के बजाय वॉलेट में ट्रांसफर कर देते थे। वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया तो कस्टमर उसको अगले ऑर्डर के लिए यूज कर सकता था, वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से कस्टमर्स में रोष था कि ये हमको बिना पूछे हमारा पैसा वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि ऑर्डर इनको पूरा देना चाहिए, ऑर्डर भी पूरा नहीं देते और जो पैसा हमारा है वो उसको वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा इनका रीजन था वो होता है रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कस्टमर केयर को फोन करता था, लेकिन वहां से कस्टमर केयर से कोई सेटिस्फैक्टरी इनको जवाब नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात थी कि जो इनका कस्टमर केयर नंबर था वो पेड नंबर था, यानी कस्टमर वहां फोन कर रहा है तो उसको पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। दूसरा, फोन को ये 10-10 मिनट की वेटिंग्स पर लगा देते थे, जिससे कि कस्टमर्स का गुस्सा बढ़ जाता था। एक तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा, ऊपर से कॉल्स की वेटिंग इतनी कर देते थे जिससे कस्टमर के अंदर रोष पैदा हो रहा था। जो नेक्स्ट रीजन था इनके फेल होने का वो मुझे लगता है वो था हैवी डिस्काउंट एंड ऑफर्स। ये अपने टाइम के बड़े बड़े ब्रांड जैसे बिग बास्केट वगैरह को ये कम्पीट करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट और ऑफर्स देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनके पास कैश क्रंच आ गया और इनको फिर से फंडिंग मिल नहीं पाई। इस चक्कर में इनका काफी लॉस हुआ। इस स्टार्टअप में अगली जो प्रॉब्लम थी वो थी क्वालिटी मैनेजमेंट। इनके कई सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे थे जो ये डिलीवर कर रहे थे और काफी सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी लो थी या बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। ये क्यों था? क्योंकि इनके पास क्वालिटी मैकेनिज्म का कोई सिस्टम नहीं था। ये लोकल वेंडर्स या जो ग्रोसरी स्टोर से उनसे सामान पिक करते थे और कस्टमर को डिलीवर कर देते थे। इनके पास कोई भी क्वालिटी मैकेनिज्म नहीं था और ना ही इनके पास अपना इन्वेंट्री सिस्टम था, जिसकी वजह से ये अच्छा माल कस्टमर्स को प्रोवाइड कराए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इनके फेल होने का, क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। अगला जो रीजन था वो था डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉइज।
किसी भी स्टार्टअप की रीढ़ की हड्डी उसके एम्प्लॉयज होते हैं। अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप आसानी से ग्रो कर जाता है। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे तो स्टार्टअप को ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इनके जो एम्प्लॉयज थे वो इनसे डिससेटिस्फाइड थे, बहुत सारे चीज इश्यूज को लेकर एम्प्लॉयज में डिससेटिस्फेक्शन था। इन्होंने अपने ऑपरेशन क्लोज करने से पहले लगभग 40% एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल भी दिया था और साथ ही साथ एम्प्लॉयज की कई महीने से ये लोग सैलरी भी नहीं दे रहे थे, जिससे एम्प्लॉयज भी इनके सेटिस्फाइड नहीं थे और उनमें भी काम के प्रति थोड़ा सा आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ये सारे रीजन थे कि ये स्टार्टअप फेल क्यों हुआ। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टार्टअप क्या सुधार करता या क्या इंप्रूवमेंट करता जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल होने से बच सकता था। इस स्टार्टअप की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपने नोटिस करी वो थी कि ये कस्टमर को पूरे ऑर्डर नहीं दे पा रहा था। यानी कि कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा था उसमें से कुछ आइटम ये डिलीवर नहीं कर पा रहा था। वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा था? क्योंकि इसके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं था। लोकल वेंडर के पास आइटम मिलते नहीं थे तो ये उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना था। इसको इन हाउस एक इन्वेंट्री रखनी चाहिए थी। ये लगभग 8,000-9,000 आइटम्स की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन इनके पास इन्वेंट्री के नाम पर जीरो थी। बाकी जो ब्रांड थे उस समय के वो इन्वेंट्री मैनेज कर रहे थे, जिससे कि वो कस्टमर्स को जो वो आइटम रिक्वायर्ड है जो अपने पोर्टल पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो वो बेच रहे हैं वो प्रोवाइड करा पाए। दूसरा जो रीजन था, इन्होंने कस्टमर के डिससेटिस्फेक्शन पर कभी ध्यान नहीं दिया। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो इन्होंने उसका सॉल्यूशन करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो ये जल्दी इंप्रूव कर पाते। हर स्टार्टअप में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टअप में जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका हमें सुधार करना पड़ता है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो कस्टमर कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने सुधार की प्रक्रिया पर जीरो वर्क किया, यानी कि इन्होंने कोई भी प्रोग्रेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन में नहीं की। अगली बात जो होती है कि ये कस्टमर का पैसा उसके वॉलेट में डाल देते थे। यानी कि ऑर्डर इन्होंने डिलीवर करा, उससे कुछ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होते, उसका जो बचा पैसा कस्टमर को रिटर्न करने की बजाय ये उसके वॉलेट में ट्रांसफर कर देते थे, जो एक अच्छी बात नहीं थी। कस्टमर के पैसे कस्टमर को उसके अकाउंट में या जिस मोड से वो पेमेंट कर रहा है उसमें इनको वापस करने चाहिए थे, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई रहता कि उसका पैसा सुरक्षित है। जब भी वो ऑर्डर कर रहा है, अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो कम से कम उसका पैसा तो वापस आ रहा है। ये वही माल प्रोवाइड करा पा रहे थे जो लोकल वेंडर इनको दे रहे थे। उनकी जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी लो कैटेगरी की थी वो उसमें ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। यानी कि ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी कस्टमर को दे रहे थे, तो इनको क्वालिटी पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। उसमें इनको सुधार करना चाहिए था, जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बना रहे। ये वो पॉइंट थे जिनके बारे में हमने जाना कि ये क्या सुधार करके अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टार्टअप के बारे में समझ में आया होगा कि स्टार्टअप ने किस तरह से शुरुआत करी, क्या इसका बिजनेस मॉडल था और क्यों स्टार्टअप में फेल हुआ। अब बात करते हैं कि इस फेलियर से हमने क्या सीखा। हमें अपने स्टार्टअप से सबसे पहले कैश फ्लो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी भी अपना कैश फ्लो माइनस में ना आने पाए, उसको हमेशा पॉजिटिव करके रखें, जिससे कि हमारे पास कैश की शॉर्टेज ना हो। दूसरी बात थी, इसका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था। हमेशा अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करें, जिससे कि वो कस्टमर रिपीट आएगा। जब तक कस्टमर रिपीट नहीं आएगा आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। कस्टमर को एक बार आपने सर्विस दी तो वो कस्टमर दोबारा आपके पास आना चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तीसरा जो लेसन हमने इससे लिया कि कस्टमर का जो पैसा है वो हमें सुरक्षित रखना है। अगर हम उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें कस्टमर का पैसा जिस मोड से आया उस मोड में रिटर्न कर देना चाहिए, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बना रहता है और उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगला जो लेसन है जो हमने इस स्टार्टअप की जर्नी से लिया वो है कि हमें क्वालिटी मैनेज करनी है, कि अपने प्रोडक्ट जो है या जो सर्विस है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर हमारे पास रिपीट होता रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको फेलियर ऑफ स्टार्टअप का वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे एक स्टार्टअप फेल हुआ। हमें इस स्टार्टअप में बहुत सारी लर्निंग मिली। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।